वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये अनुभव सर आपका स्वागत करता है तक्ष एजुकेशन चैनल पे, जो कि डेडिकेटेड है क्लास 11th और 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। उसी में हम आज पार्ट थर्ड को कवर करेंगे, जो क्लास 12th का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था, जो कि फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कवर कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, कि कैसे लिया जाता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है ना। और अगर आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को, फिर सेकंड पार्ट को, तब आप थर्ड पार्ट पे आइएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, हमारे आज का टॉपिक होने वाला है, ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड टॉपिक है आपका थर्ड पार्ट में, जो कि है आपको फाइनेंशियल डिसीजन, कि कभी भी कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल डिसीजन आर कोर चॉइस मेड बाय अ बिजनेस टू मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। दिस डिसीजन डिटरमाइन हाउ मच टू इन्वेस्ट, where to source fund, and how profit are allocated. In financial management there are three primary types of the financial decision. First is a investment decision, and a second is a फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड इज अ डिविडेंड डिसीजन। ये तीन आपका डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो एक कोर चॉइस होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो कि आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, इफेक्टिवली इसका यूज किया जा सके। यहाँ पे इफेक्टिवली का मतलब यह है, जो आप वांट, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाए अपने डिसीजन के कारण। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हाउ टू इन्वेस्ट, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करेंगे। वेयर टू सोर्स फंड, आपका सोर्स फंड कौन सा होगा जिससे कि इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। हाउ प्रॉफिट आर अलोकेट, और जो प्रॉफिट आएगा कैसे उसको लोकेटेड करेंगे, जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, जो इक्विटी जो होंगे ले रखे होंगे, उन सब के। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उनके तीन पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, इन तीन को कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में अगला टॉपिक चलेगा, जो कि थर्ड आपका टॉपिक होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व चॉइसिंग वेयर एंड हाउ टू एलोकेटेड फंड। क्या बोला मैंने? वेयर and how to located the fund। आपके पास जो फंड है उसको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना। फंड टू जनरेट रिटर्न ऑन टाइम, वन टाइम, और आप कैसे इनको फंड को क्या करके एलोकेटेड करके इन्वेस्ट करके अपने वन टाइम जो आपका रिटर्न होगा उसको कैसे गेन कर सकते हैं, इसका एक काम होता है। क्या होता है आपका? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व चॉइसिंग वेयर एंड हाउ लोकेटेड फंड्स टू जनरेट रिटर्न ओवर टाइम। दिस आर ऑफ्टन कंसिडर लॉन्ग टर्म डिसीजन। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ये लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है ओवर टाइम जो है, या वन टाइम रिटर्न बोलते हैं, या ओवर टाइम रिटर्न बोल दीजिए। यहाँ पे ओवर टाइम रिटर्न जो होता है आपका, वेयर एंड हाउ टू लोकेटेड फंड, जो कि आपके पास पैसे हैं, जो फंड है उसको कहां पे आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट, ये आपके ऊपर है, और कैसे करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, जिसके कारण ओवर टाइम पीरियड में आपका क्या हो सके, अच्छा खासा रिटर्न हो सके। और इसे आप क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म डिसीजन भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, किसकी बात करते हैं? टाइप्स की बात करते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो आता है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन आता है। क्या आता है? पहला आता है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
पहला क्या आता है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट लाइक मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, या एक्सपेंसेस जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पे हम क्या कर देते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जो फंड होता है अपने पास उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एसेसिंग करता है सेलेक्ट करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा ये। और ये किस पे कर सकते हैं आप, ये बिल्डिंग खरीद लिए आप, और ये आप मशीन्स खरीद लिए आप, या फिर कोई भी आने वाले समय में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए आप। तो ये सब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। आपको अभी नहीं मिलेगा इसका रिटर्न, लेकिन इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा इसमें रिटर्न। इसीलिए इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहा जाता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीनरीज, बिल्डिंग्स और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स। ये सब क्या हो गया, आपका कैपिटल बजटिंग हो गया। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, अच्छी खासी समय तक ये चलता है। ठीक है ना, पहला हो गया इसका टाइप्स। दूसरे टाइप की बात करते हैं तो होता है आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या होता है, वर्किंग, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्किंग मतलब जो अभी चल रहा है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन नाम से पता चल रहा है। डे टू डे लाइफ में जो आपका एक्सपेंसेस होगा उसमें जो आप पैसे लगाएंगे, जो खर्च करेंगे, ऐसे जो आप एक्सपेंस करेंगे, उसे ही वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। देखिए डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स टू मेंटेन फॉर डे टू डे ऑपरेशंस लाइक परचेसिंग इन्वेंट्री एंड कवरिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस। मतलब कि जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं वो ऐसे डिसीजंस को कहा जाता है जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मान लीजिए आप ये मार्कर बनाते हैं, मार्कर को बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए आपको देना पड़ेगा, पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है ना, या फिर अब इसको लाने के लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा, लेबर खर्चा लगेगा, है ना, उसको वेजेस देना पड़ेगा जो लाएगा लेबर। तो ये सब क्या हो गया, आपका ऑपरेशंस एक्सपेंसेस हो गया। इसीलिए ऐसे एक्सपेंस जो कि आपका डे टू डे होता है, क्या होता है, डे टू डे, डे टू डे, दिन रोज होता है। क्या होता है, रोज होता है, होना ही होना होता है, तो उसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हम खरीदते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, एक दो दिन का तो होता नहीं है, एक बार खरीद लिया तो उसका बढ़ते जाता है आपका प्राइस, या फिर आपका मशीन खरीद लिए तो, या फिर आप प्रोजेक्ट किसी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट पे लगा दिए पैसे, तो ये सब क्या हो गया, आपका कैपिटल बजटिंग। और जो डे टू डे आपका एक्सपेंसेस होगा उसे आप वर्किंग कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल। अब इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस, अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस मतलब कि महत्वपूर्ण क्या होता है, दिस डिसीजंस इंपैक्ट द बिजनेसेस ग्रोथ पोटेंशियली। और ये जो डिसीजंस होते हैं, ये दोनों जो डिसीजन होते हैं, कैपिटल बजटिंग या फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए पोटेंशियली, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क लेवल, इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीड टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और आपका इसकी जो अब बिजनेस की ग्रोथ जो होता है, इसकी जो पोटेंशियल होता है या प्रॉफिटेबिलिटी होता है या रिस्क होता है, इसको क्या कर देता है, आपका लीड करता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। और मैंने सेकंड पार्ट में बताया था कि वेल्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो सेकंड पार्ट जाकर के देखिएगा अगर आप नहीं देखें तो। ठीक है ना, तो आपका इतना समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जिसमें हम वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देते हैं। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम कैपिटल बजटिंग करें या फिर वर्किंग कैपिटल करें, तो हमारा वेल्थ ही बनेगा। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरी बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। तो पहला हम खत्म कर दिए, अब दूसरे पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करते हैं पहले, फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है। फाइनेंशियल डिसीजन डील विद डिटरमाइनिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द कंपनीज नीड्स
एंड डिसाइडिंग द मैक्सिमम ऑफ द डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, ये डिसाइड करने के लिए काम आता है कि जो सोर्स होगा फंडिंग का वो क्या होगा जब कंपनी को जरूरत होगा, या फिर डेट हो सकता है या फिर इक्विटी हो सकता है। डेट होगा या इक्विटी होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है तो उसको जाकर के पहले देखिए तब इस पे आइएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका डेट और इक्विटी क्या होगा, कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कैश फ्लो है, आप एक न्यू प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आपके पास कैश फ्लो है, दूसरी जगह से आ रहा है, उसमें पैसे लगा सकते हैं, तो आप क्या करें, डेट लीजिए और कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा। लेकिन आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है और आप न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करिए, इक्विटी को क्या करिए, आप प्रेफर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन की फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइप्स की। तो पहला होता है आपका, अगर इसकी टाइप्स की बात करते हैं हम, तो पहला होता है डेट फाइनेंसिंग। क्या होता है पहला, डेट फाइनेंसिंग। डेट मतलब समझ रहे हैं ना आप, कर्ज जो लेते हैं आप, बैंक से ले सकते हैं या किसी कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, किसी में। बोरोइंग फंड्स थ्रू लोन्स और बॉन्ड्स डेट कैन बी शॉर्ट टर्म लाइक वर्किंग कैपिटल लोन्स और लॉन्ग टर्म लाइक बैंक लोन्स। आप क्या कर सकते हैं, जो डेट फाइनेंसिंग होता है वो दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो आप क्या ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लिए वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं, है ना। या फिर आप दूसरा ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में जैसे आप क्या ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं बैंक लोन। क्या ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल लोन और लॉन्ग टर्म के लिए बैंक लोन ले सकते हैं आप, ठीक है ना। समझ में आ गया। आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन आपके पास, कैश फ्लो है आपके पास, तो आप प्रेफर करिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास नहीं है तो आप करिए शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म में आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल लोन्स निकल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल लोन मैंने अभी बताया था, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो डे टू डे लाइफ में आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। तो ये पहला होता है आपका डेट फाइनेंसिंग। क्या होता है पहला। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। क्या होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग होता है, ठीक है ना। इक्विटी फाइनेंस में क्या होता है, रेजिंग फंड्स थ्रू शेयर होल्डर्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सिचुएशन सही चल रही है, आपने देखा कि आपके शेयर मार्केट में बूम पड़ रहा है, बूम मतलब कि शेयर मार्केट उछाल पे है, आगे बढ़ रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है उसका, तो आपने अपना क्या किया, अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दिया। आईपीओ लॉन्च करने से क्या हो गया, आपका जो शेयर्स था, वो शेयर्स जो आपका इन्वेस्ट कर रहे थे आपकी कंपनी से, वो कर रहे थे लोग, उन्होंने आपका क्या किया, शेयर्स खरीद लिया, जिसके कारण आपके पास डेट आपको नहीं लेना पड़ा, और डेट नहीं लेने के कारण आपको कर्ज भी नहीं चुकाना पड़ा। कर्ज नहीं चुकाना पड़ा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आपने क्या आईपीओ लॉन्च कर दिया, क्या कर दिए, अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप क्या कर दिए, लॉन्च कर दिए। इससे क्या हुआ, आपके पास मनी आ गया, मतलब फंड आ गया, मनी या फंड बोल सकते हैं, फंड आ गया। अब उसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, जहां भी आपको करना है। आप वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म या बैंक लोन जैसे काम कर सकते हैं, मतलब कि बिल्डिंग मशीनरी या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका होता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इसमें ही फैक्टर की, किसकी बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है ना। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन को। पहला होता है आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स। पहला कौन सा होता है आपका, कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, डेट यूजुअली हैज अ लोअर कॉस्ट बट इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस व्हाइल इक्विटी इज
कॉस्टलियर बट डज नॉट रिक्वायर रीपेमेंट। कॉस्ट ऑफ फंड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको डेट मिल तो जाता है इजिली लोअर कॉस्ट में, मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट होगा कम होगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होता है कि आपको उसमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपका इक्विटी कॉस्टली होता है, माना कि कॉस्टली होता है, लेकिन उसमें आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है। ये इफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन को कि आप कौन से पे जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, मतलब डेट फाइनेंस पे जाना चाहते हैं, इक्विटी फाइनेंस पे जाना चाहता है, ये आपको इफेक्ट करता है, ठीक है ना। दूसरा, कंट्रोल कंसिडरेशंस, कंट्रोल कंसिडरेशंस, और इस सब का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के ज्वाइन करिए उसको, और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है ना। हैंड रिटन में मिल जाएगा आपको A to Z। वहां पे मैंने जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वहां पे एक एक चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, समझाया हुआ, ठीक है ना। आप ये वीडियो देखिए, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, इस वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ को पढ़िए, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अच्छे नंबर भी ले आएंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंट्रोल कंसिडरेशंस। डेट फाइनेंसिंग डज नॉट डाइल्यूट ओनरशिप्स बट इक्विटी फाइनेंसिंग में डाइल्यूट कंट्रोल एज न्यू शेयर होल्डर्स आर एडेड। देखिए, कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डेट लिए, क्या लिए, डेट लिए, अपनी कंपनी को रन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या दूसरी फ्रेंचाइज खोलने के लिए आपने क्या किया, डेट लिए। इसमें क्या होता है, आपको अपनी कंपनी से ऑनरशिप नहीं घटता है, डिक्रीज नहीं होता है। 100% था तो 100% रहेगा, बस आपको इसमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दूसरे सिचुएशन में अगर इक्विटी आप शेयर करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं, तो इसमें आपकी कंपनी में जो ऑनरशिप होता है वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है, इससे मैंने बोला जो डेट लेंगे इसे कंपनी का ऑनरशिप डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन इक्विटी शेयर करते हैं, मतलब आईपीओ लॉन्च करते हैं, तो इसमें आपका कंपनी ऑनरशिप जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने अपने शेयर्स को, मतलब आपके पास जहां पे 100% शेयर्स थे, आपने 100% मान लीजिए 70% आप शेयर क्या कर दिए, लॉन्च कर दिए आईपीओ के हेल्प से, जिसके कारण आपके पास जो अब बचा है ऑनरशिप वो 30% बचा है। 70% तो और लोग ने खरीद लिया, जो शेयर्स जिसने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके हो गए, चाहे 1% हो किसी का, या 0.53% हो, या फिर 2.5% हो, या फिर 17% हो, या 28% हो, जितना ही परसेंट हो, किसी और का हो चुका है आपके कंपनी पे अधिकार। इसीलिए ये दोनों चीज क्या होता है, आपका इफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन को, ठीक है ना। और चौथा और तीसरा होता है आपका रिस्क। क्या होता है, इसमें रिस्क होता है, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन में पहला कॉस्ट ऑफ फंड्स, दूसरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और तीसरा आपका रिस्क है। क्या है, रिस्क। हाई डेट लेवल्स कैन इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर डेट लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। और जब कि आपका इकोनॉमिक जो है आपका डाउनफॉल चल रहा हो, उस समय स्पेशली आपका फाइनेंशियल रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। गॉट इट माय पॉइंट। अब बात करते हैं इन सब की इंपॉर्टेंस के बारे में। किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इंपॉर्टेंस क्या होता है अगर हम अच्छे से डिसीजन लेते हैं फाइनेंसिंग का। फाइनेंशियल डिसीजन अगर सही से लेते तो क्या हो, फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इन्फ्लुएंस द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस। जो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन होता है, अफेक्ट करता है ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर को। क्या करता है ये, ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि कहां से हमारा फंड आएगा, इसके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को और रिस्क प्रोफाइल को, कि बिजनेस में कैसा होने वाला है। अगर हम डेट लेते हैं तो क्या होगा, इक्विटी लेते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों ही ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज आपका क्या करता है, इफेक्ट डालता है फाइनेंशियल डिसीजन पे। यहां तक आपका
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, डिविडेंड डिसीजन पे। किसकी बात करते हैं? डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। Dividend decisions determine the portion of the profit to the distributed to shareholders various retained with the businesses। अच्छा बात है, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इसके अगर मान लीजिए उन्होंने लगाया, मैंने कल बताया था सेकंड पार्ट में, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना, और मुझे अपनी कंपनी को क्या करना है? आगे बढ़ाना है और डाइल्यूट करना है, ठीक है, दूसरे सिटी या दूसरे शहर या दूसरे देश में खोलना है। मुझे ना 250 करोड़ की जरूरत है ना, 250 करोड़, जिसमें से मुझे क्या मिल गया? मैंने आईपीओ लॉन्च किया, शेयर होल्डर्स आए, शेयर उन्होंने इक्विटी खरीदी और आपका 150 करोड़ मुझे मिल गई वहां से, है ना। मिलने के बाद क्या हुआ? मैंने अच्छी खासी प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया? अच्छी खासी प्रॉफिट कमाया। इसे मैंने क्या किया? मुझे तो मिल गया। अब 250 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मान लीजिए मैंने इसमें कितना कमाया? 700 करोड़ कमाया। कितने कमाए? 700 करोड़। अब 700 करोड़ में से मैंने 250 माइनस कर दिए तो 5 4.5 है ना, 4.5 के करीब बचे, 550 करोड़ हो गया, है ना। तो 550 करोड़ में आपका क्या करना है? या आप उस पैसे को या तो फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए अपने बिजनेस में कि और बढ़ाना है, मुझे इंक्रीजमेंट करना है, या फिर उसी पैसे को आप क्या करें? अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर दीजिए। उसे ही कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या कहते हैं? डिविडेंड डिसीजन कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं की फैक्टर्स कि कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। क्या? की फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डिविडेंड को, डिसीजन को अफेक्ट करता है। की फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, डीडी, ठीक है ना। तो सबसे पहला हो जाता है आपका, पहला जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी होता है। हायर प्रॉफिट जनरली अलो हायर डिविडेंड। अगर हाई प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी होता है। अगर आपके पास हाई होता है प्रॉफिट तो आपका डिविडेंड भी क्या होगा? हाई देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी कहा है 550 करोड़ में आपका पूरा प्रॉफिट था। आप उसको, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करें, उसका री इन्वेस्ट कर दें या फिर अपने शेयर होल्डर्स को फिर से उसको पैसे बांट दें उसको प्रॉफिट के तौर पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी होता है तो आपके पास क्या होता है? जनरली जो आपका हायर प्रॉफिट जो होता है वो अलाउ करता है कि हायर डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्या होता है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो दूसरा होता है आपका, अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। बिजनेसेस विद द हायर ग्रोथ पोटेंशियल में रिटेन अर्निंग टू फंड एक्सपेंशन रादर देन द डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। आपका जो ग्रोथ अगर अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे मैंने 250 करोड़ लगाए, मैं 700 करोड़ बन गए। अब अगर 700 करोड़ को पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर देता हूं, टोटल ओवरऑल मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो क्या वो मुझे 2000 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है? अगर हाँ, तो डिविडेंड को मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। डिविडेंड नहीं दूंगा, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटूंगा डिविडेंड, और मैं क्या करूंगा? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हुए मैं आगे उसको री इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे भी फायदा हो इन फ्यूचर, और साथ साथ में डिविडेंड जो शेयर करूंगा जो शेयर होल्डर्स को, उसको भी फायदा हो। इसीलिए यहाँ पे ये इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को, ठीक है ना। और तीसरा बात करते हैं शेयर होल्डर प्रेफरेंस। किसकी बात करते हैं हम? तीसरा, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? शेयर होल्डर प्रेफरेंस में कंपनीज कंसीडर इन्वेस्टर प्रेफरेंस एज सम शेयर होल्डर्स में फेवर डिविडेंड्स for income while other prefer return earning for long term gains। शेयर प्रेफरेंस मतलब होता है जो कंपनी कंसीडर करता है कि इन्वेस्टर प्रेफरेंस के साथ सम शेयर होल्डर्स में फॉर डिविडेंड फॉर इनकम, ठीक है ना, while other prefer return earning for long term gains। और देखिए शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या करता है, कुछ का मानना ये होता है कि जो जितने भी हमने पैसे कमाए हैं वो पैसे क्या कर देना चाहिए? हमें दे देना चाहिए शेयर होल्डर्स को, मतलब डिविडेंड के तौर पे। और कुछ का मानना ये होता है कि नहीं, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर तो उसको फिर से क्या कर देना चाहिए? री इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शेयर होल्डर प्रेफरेंस होता है कि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, ठीक है ना। ये भी अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। ओके, अगला हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसकी? की अफेक्टिंग की बात करते हैं हम, तो आपका होता है टैक्स कंसिडरेशंस। क्या होता है?
टैक्स कंसिडरेशंस, ठीक है ना। टैक्स कंसिडरेशन क्या कहता है, टैक्स इम्प्लीमेशंस फॉर शेयर होल्डर्स एंड द कंपनीज में इम्पैक्ट डिविडेंड पॉलिसी। आपका जो टैक्स, अब मान लीजिए कोई भी देश में अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। चाहे वो आप टैक्स इनकम टैक्स दें या फिर वो आप क्या दें, किसी कंपनी पे टैक्स दें, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर आपका धंधा अच्छा चल रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, तो ये भी इफेक्ट करेगा किसको, डिविडेंड पॉलिसीज को, कि हमारा जो पॉलिसी है वो ऐसा है कि हमने 550 करोड़ कमाया, उसमें से हमने क्या करना है, सारे के सारे इन्वेस्ट कर देना, लेकिन उस पर टैक्स भी तो लगेगा, टैक्स भी तो देना पड़ेगा। टैक्स देंगे तो वहीं पे हमारा अगर मान लीजिए 50 करोड़ चलेगा तो 500 करोड़ बचा, 50 करोड़ चलेगा तो वो भी तो डिविडेंड जो हमारा पॉलिसी होगा कि 5.5 जितने आएंगे सबको खर्च करना है, मतलब इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे सबको बांट देना है, तो ये इफेक्ट करेगा ना। अब जहां पे 550 करोड़ रुपए थे सबको बांटे जा रहा था, चाहे मान लीजिए आपका सबको मिल रहा था 50-50 करोड़, अब कितने को मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा क्योंकि 50 करोड़ तो चले गया, अब तो ये 47 या 48 करोड़ मिलेगा, तो 1-2 करोड़ रुपए कम हो गया। तो ये आपका टैक्स कंसिडरेशन भी होता है जो कि डिविडेंड डिसीजन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इन सब का आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे नहीं मिला तो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो सबको ज्वाइन करके रखिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहे, ठीक है ना। और पसंद आ रहा हो तो आपको पता है क्या करना है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की। डिविडेंड पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड अफेक्ट द स्टॉक्स मार्केट वैल्यू। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टर को और कॉन्फिडेंस देता है कि स्टॉक्स मार्केट वैल्यू को बढ़ाए। अ कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में अफेक्ट अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर एंड इनहेंस शेयर होल्डर्स वैल्यू। और आपका क्या होता है, कंसिस्टेंस, अगर डिविडेंड अगर अच्छा दे रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी हमारा अच्छा है कि हम पैसे आपका रीइन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये और अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर को कि हमारे कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। ये क्या हो जाता है, आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ गया होगा, एक एक करके मैंने सारी चीज क्लियर कर दिया। ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगर हम समरी की बात करें ऑल ओवर हमने क्या पढ़ा, तो इन शॉर्ट इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन बैलेंस रिस्क कॉस्ट एंड profitability, supporting business sustainability, growth and value creation for shareholders. These decisions are initially for strategy, financial planning and impact the overall health of an organization. Okay, thank you so much for seeing this video for the last moment, and like, share and subscribe this channel. Thank you so much again, and जय हिंद जय भारत। टिल देन पढ़ते रहिए।